कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिस्ट्री में आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है। देखिए, जितने भी आपके मोस्टली ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक, अब एडिशनल कंपाउंड्स आपने देखा होगा कि जब आपके दो या दो से ज़्यादा जो सॉल्ट्स होते हैं वो कंबाइन होके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, उनको आप बोलते हो एडिशन कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये जो एडिशन कंपाउंड्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो डबल सॉल्ट्स का मतलब वही है कि एडिशन कंपाउंड्स है, तो टू और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट जब ये इक्विमोलर रेशियो में क्रिस्टलाइज करके इनको फॉर्म करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के थ्रू, तो आपके डबल सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं। और ये अपनी आइडेंटिटी ये क्या करते हैं, लॉस्ट कर देते हैं जब इनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है। तो ये इनकी खास बात है कि डबल सॉल्ट्स जो होते हैं अगर आप इनको सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करो तो ये अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं। नेक्स्ट होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो आपको डिटेल में पढ़ना है। तो ये भी टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स हैं और विच एग्जिबिट्स प्रॉपर्टीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड रिटेन देयर आइडेंटिटी। यानी कि जब आप इनको सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करोगे तो ये अपने जिन कंपाउंड्स जिन रिएक्टेंट से ये मिलके बने हैं उनकी आइडेंटिटी ये नहीं दिखाते हैं। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी को ये रिटेन रखते हैं, मतलब कि ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या कहते हो कि जो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं। आइडेंटिटी को रिटेन रखना इनकी खासियत है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक, दे आर ऑल्सो नोन एज द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, और आप इनको लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो लुईस एसिड एंड बेस की तरह वर्क करते हैं, जो कि आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू कंबाइंड होते हैं। सो जैसे एग्जांपल है यहाँ पर K4FeCN6 यानी कि पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो जब आप इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये आपका 4K पॉजिटिव और FeCN6 4 नेगेटिव फॉर्म करते हैं। ये दोनों ही अलग अलग आयनों में डिज़ोल्व हो गए। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि जो FeCN6 है ये पूरी की पूरी एंटिटी एज इट इज़ है, यहाँ पर इसका कोई ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। ठीक है, नाउ द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ये आपके दो टाइप के होंगे, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड द पार्शियल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होंगे जिनमें जो कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब जैसे अभी आपने देखा था ये जो एंटिटी है इसको आप बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन अगर आपका डिसोसिएट नहीं हो रहा है फर्दर तो आप इसको कहोगे स्टेबल या कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नाउ इफ़ अगर ये क्या हो जाए, इफ़ ये इट विल डिसोसिएट। ठीक है, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो अनस्टेबल फॉर्म में है और ये फर्दर क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, तो आप इसको कहोगे पार्शियल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक, नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें कि आपकी सबसे पहली है सेंट्रल मेटल एटम और आयंस। तो सेंट्रल मेटल आयन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने लिखा यहाँ K4FeCN6 ये लिखा आपने। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी रीज़न है आपका, ये रीज़न जिसमें आपका K4 लिखा हुआ है और चाहे ब्रैकेट के बाहर लेफ़्ट साइड और राइट साइड जितना भी एरिया है ये आपका होता है आयनिक स्फीयर। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ब्रैकेट के अंदर का जो रीज़न होता है ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये आपकी लिखी हुई है मेटल, जिसे आप कहते हो सेंट्रल मेटल एटम या आयन। और इसके अलावा जो भी आपका यहाँ पर कंपाउंड होते हैं दूसरे, जैसे CN6 है यहाँ, तो ये क्या है, लीगैंड हैं। ठीक है, तो इन्हीं टर्मिनोलॉजी को अब हमने डिटेल में एलेबोरेट करना है। सो फर्स्ट इज सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो ये क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट वो मेटल एटम जिससे आपके लीगैंड्स कनेक्टेड रहते हैं, बाउंडेड रहते हैं। ठीक है, उसे आप कहते हो सेंट्रल मेटल एटम। और ये क्या करता है, इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम द लीगैंड्स। तो लीगैंड से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करते हैं और उनके थ्रू एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये एक लुईस एसिड की तरह वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक NiCl2 H2O होल 4। तो यहाँ पर जो Ni है, Ni इज़ अ सेंट्रल मेटल एटम, एंड यहाँ पर जो Cl और H2O है ये आपके क्या हैं, लीगैंड्स हैं।
नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम बना के बताया, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो जाएगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो आपका जितना भी रीजन होता है उसे आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हो। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन लिगैंड के साथ में अटैच्ड रहती है, ठीक है, और ये पूरा एनक्लोज्ड होता है आपके लार्ज ब्रैकेट से, ठीक। Now while coordination sphere is charged called as complex ion which is of 3 types as shown below। तो अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इसको आयोनाइज किया था पोटेशियम फेरोसाइनाइड को, तो आपने देखा था कि FeCN6 और बाहर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव लगे हुए थे। तो नेगेटिव लगा है तो इसका मतलब एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर पॉजिटिव लगा होता तो कैटाइनिक हो जाता। जैसे कि यहाँ पर देखिए NiNH3 ये इस पर 2 पॉजिटिव चार्जेस लगे हैं तो ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो पॉजिटिव यानी कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो वो आपका एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और अगर कोई भी चार्ज कैरी नहीं कर रहा है तो ये आपके कौन से हो जाएंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस।